इस वक्त मुत्तहिदा अरब अमारात में 7, पाकिस्तान में 8, भारत में 8:30, बांग्लादेश में 9 और यहाँ लंदन की घड़ियों में सह पहर के 4 बजा चाहते हैं। पेश खिदमत है हालात हाजिरा का प्रोग्राम सैरबीन। 5 मई के सैरबीन से जावेद चौधरी का सलाम। आपनाए हुर्मुज के गिर्द बढ़ती कशीदगी ने एक बार फिर आलमी सियासत को अपनी लपेट में ले लिया है। ईरानी कश्तियों पर अमरीकी हमलों और मुत्तहिदा अरब अमारात में तेहरान की मुबैना कार्रवाइयों पर पाकिस्तान, भारत, सऊदी अरब और फ्रांस ने सख्त मजम्मत की है। दूसरी जानिब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दाखिली मुआशी पॉलिसियों पर गुफ्तगू करते हुए ईरान से मुतल्लिक मामलात को ज़िमनी मौजू करार दिया है और कहा है कि पेशरफ्त मस्बत सिमत में जारी है। It's working out very nicely. They have no navy, they have no air force, they have no anti-aircraft equipment, they have no radar. ईरान कहता है कि उसने 2 अमरीकी जहाजों को हिट किया है, जबकि सेंटकॉम कहती है कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। सच क्या है? सिफारतकार बोला। इंडिपेंडेंट अगर इतलात आप सारी देखें जो मैंने जब चेक की हैं तो उस चीज की कंफर्मेशन नहीं होती कि इस तरह हुआ है कि वो लगे हैं मिसाइल्स अमेरिकन जो है नेवल वेसल्स को। उधर ईरान ने अमरीकी पॉलिसी प्रोजेक्ट फ्रीडम को मुस्तरद करते हुए इसे प्रोजेक्ट डेडलॉक करार दिया है। इसी के साथ इंसानी हकूक की तंजीमों ने ईरान की हुकूमत पर वसी पैमाने पर क्रैकडाउन, गिरफ्तारियों, तशद्दुद और सजाए मौत के इल्जामात भी आयद किए हैं। इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट आर्मन अपने आइंदा के बारे में खौफजदा हैं, क्योंकि हुकूमत में उन सबको सजा देने की जुर्रत बढ़ गई है जिन्हें वो अपना दुश्मन समझती है। मशरक़ वस्ता में सूरत हाल बदस्तूर कशीदा है, जहाँ लेबनान के मुख्तलिफ इलाकों पर इसराइली हमले जारी हैं। गुज़िश्ता 4 रोज के दौरान कम अज कम 110 अफराद हलाक और मुतादिद जख्मी हो चुके हैं। चीन के सूबे हुनान में आतिशबाजी का सामान बनाने वाले एक कारखाने में धमाके के नतीजे में 21 अफराद हलाक जबकि 61 जख्मी हो गए हैं। पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा के जिला चारसदा में नामालूम अफराद की फायरिंग से जमीयत उलमा इस्लाम फे के सूबाई सरपरस्त मौलाना मोहम्मद अदरीस को कत्ल कर दिया गया है। न मालूम कि उलमाए किराम को क्यों टारगेट किया जाता है। भारतीय वज़ीर आज़म मोदी मगरबी बंगाल इलेक्शन में तारीखी फतह हासिल करने में कैसे कामयाब हुए और मगरबी बंगाल में खातून रहनुमा ममता बनर्जी का इक़्तिदार 15 साल बाद शिकस्त के दिहाने पर कैसे पहुंचा। कई मुबस्सिरीन इस गैर मामूली तौर पर ज़्यादा पोलिंग को वोटर लिस्टों के हालिया हुए SIR से जोड़ रहे हैं। उनका मौक़िफ़ है कि वोटर लिस्टों से 90 लाख से ज़्यादा नाम हटाए जाने की वजह से वोटर लिस्ट काफ़ी छोटी हो गई है और ये ज्यादा वोटिंग की वजह है। उधर आबनाए हुर्मुज की मुमकिना बंदिश के असरात भारत की मईशत पर भी पड़ रहे हैं, जहां कई सनतें शदीद मुतासिर हो रही हैं। हमारा 25% प्रोडक्शन कम हो गया है और जो हम तो इसी प्रयास में रहते किस तरह चैन बनी रहे टूट जाती है। अब जो गैस मिल रही है वो मेरा कल तक प्रोडक्शन चलेगा, फिर 3-4 दिन काम रोकना पड़ेगा, ऐसे अगले फोर्टनाइटली रोकना पड़ेगा। और भारत ही में मालीगांव धमाकों के 20 बरस बाद तमाम मुलजिमों की बरियत ने पुलिस, अदलिया और हुकूमत पर कई सवालात खड़े कर दिए हैं। इतनी बड़ी एजेंसियां अगर इस बम ब्लास्ट के तहकीक में, इसके सबूत ढूंढने में अगर वो कामयाब नहीं होती है तो इसका मतलब ये है कि सारी एजेंसियां फेल हो रही है। इसके अलावा मजीद खबरें और तज्ज़िये भी आज के सैरबीन में शामिल रहेंगे, मगर हमेशा की तरह पहले अहम आलमी खबरों का खुलासा। आबनाए हुर्मुज में फंसे बहरी जहाज़ों को अमेरिका की रहनुमाई में आबी गुजरगाह से बाहिफाजत बाहर निकालने के सदर ट्रंप के ऐलान के बाद आबनाए हुर्मुज में झड़पों और मुत्तहिदा अरब अमारात पर हमलों की इतलात आई हैं। पीर के रोज मुत्तहिदा अरब अमारात और जनूबी कोरिया ने आबनाए हुर्मुज में मौजूद अपने जहाज़ों पर हमलों की इतला दी। मुत्तहिदा अरब अमारात ने भी ये कहा कि ईरान ने फुजैरा की ऑयल पोर्ट पर हमला किया, जिससे वहां आग भड़क उठी, जबकि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अमेरिका ने आबनाए हुर्मुज में ईरान की 7 तेज रफ्तार कश्तियों को निशाना बनाया है। ट्रंप ने कहा, हमने 7 छोटी कश्तियों को निशाना बनाया जिन्हें वो तेज रफ्तार कश्तियां कहते हैं।
उनके पास यही कुछ बाकी बचा है। अमेरिकी फौज ने कहा कि उसने हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल करते हुए इन कश्तियों पर हमला किया। बाद में ईरानी सरकारी मीडिया ने ट्रंप के इस ऐलान को मुस्तरद किया कि अमेरिका ने तेज रफ्तार कश्तियां निशाना बनाई हैं। खबरसां इदारे तस्नीम ने एक फौजी जरिए के हवाले से रिपोर्ट किया कि कश्तियों की बजाय 2 छोटे कार्गो जहाजों को निशाना बनाया गया, जिसके नतीजे में 5 शहरी हलाक हो गए। अमेरिका ने इससे कबल कहा था कि अमेरिकी बहरिया के डिस्ट्रॉयर जहाज और अमेरिकी परचम बरदार तिजारती जहाज पीर के रोज आबनाई से गुजरे हैं। ईरान ने इन दावों को मुकम्मल झूठ करार दिया और उसकी फौज ने कहा कि उसने एक अमेरिकी जंगी जहाज पर इंतबाही फायर किए, जबकि अमेरिकी फौज ने इसकी तरदीद की है। बाद पीर के रोज शिपिंग कंपनी ने कहा कि उसका अमेरिकी परचम बरदार जहाज अलायंस फेयरफैक्स, जो फरवरी के आखिर में ईरान पर अमेरिकी और इसराइली हमलों के बाद से खलीज में फंसा हुआ था, आबनाए हुर्मुज से बाहर निकल गया है। कंपनी ने कहा कि इसी से अमेरिका ने राब्ता किया और अमेरिकी फौजी तहफ्फुज के तहत जहाज को खलीज से बाहर निकाला गया। इसी दौरान मुत्तहिदा अरब अमारात की वजारत खारिजा ने इतला दी कि उसकी सरकारी तेल कंपनी एडनॉक से मुंसलिक एक टैंकर को आबनाए हुर्मुज में निशाना बनाया गया है। जनूबी कोरिया ने भी मुत्तहिदा अरब अमारात के करीब लंगर अंदाज अपने एक जहाज पर धमाके की रिपोर्ट दी है। ओमान में सरकारी मीडिया के मुताबिक पीर के रोज आबनाए हुर्मुज के साहिली इलाके बुखा में एक रिहायशी इमारत को निशाना बनाए जाने से 2 अफराद जख्मी हुए हैं। UAE हुकाम ने यह भी बताया कि फिजाई दिफाई निजाम ने 12 बैलिस्टिक मिसाइल, 3 क्रूज मिसाइल और 4 ड्रोन्स को निशाना बनाया है। मुकामी हुकाम के मुताबिक एक हमले के नतीजे में फुजैरा की अहम ऑयल पोर्ट पर शदीद आग भड़क उठी और 3 अफराद जख्मी हुए हैं। जख्मियों का ताल्लुक इंडिया से बताया जा रहा है। अबू ज़ैबी ने भी इन हमलों को खतरनाक कशीदगी करार दिया और कहा कि वो जवाब देने का हक महफूज रखता है, जबकि ईरानी सरकारी टीवी ने एक नामालूम फौजी एहलकार के हवाले से कहा है कि ईरान का मुत्तहिदा अरब अमारात को निशाना बनाने का कोई मंसूबा नहीं। आलमी रहनुमाओं ने मुत्तहिदा अरब अमारात के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों की मजम्मत की है। मुत्तहिदा अरब अमारात के शहर फुजैरा समेत मुख्तलिफ इलाकों में मिसाइल और ड्रोन हमलों के बाद आलमी सतह पर शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया है। पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ ने शहरी तनसीबात को निशाना बनाने की सख्त मजम्मत करते हुए अमारात के साथ मुकम्मल यकजहती का इज़हार किया, जबकि भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी और फ्रांस के सदर इमानुएल मैक्रोन ने भी इन हमलों को नाकाबिले कबूल करार देते हुए सिफारतकारी और मुज़ाकरात पर जोर दिया। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने अमाराती सदर के साथ राब्ते में मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाया और खित्ते में कशीदगी कम करने की अपील की, जबकि सऊदी अरब ने आबनाए हुर्मुज में बहरी आमदोरफ्त की बहाली और पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों की हिमायत का ऐलान किया। दूसरी जानब ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालीबाफ ने अमेरिका पर तवानाई तरसील को खतरे में डालने का इल्जाम भी आयद किया है। ताहम ईरान ने इन हमलों में मुलव्वस होने की तरदीद की है। इसी दौरान व्हाइट हाउस के ईस्ट रूम में एक तकरीब से खिताब करते हुए अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दाखिली मुआशी पॉलिसियों पर बात करते हुए ईरान से मुतल्लिक मामलात को ज़िमनी मौजू करार दिया और कहा कि पेशरफ्त मुस्बत है। सदर ट्रंप ने बढ़ती हुई तेल की कीमतों या खित्ते में जारी कशीदगी का बराह रास्त जिक्र नहीं किया। ताहम उनके रिमार्क्स उस वक्त सामने आए हैं जब अमेरिका में ईंधन की कीमतों में इजाफा और आलमी तनाज़े के मुआशी असरात पर बहस जारी है। सदर ने ईरान के हवाले से मीडिया रिपोर्ट्स और राय आमा के जायज़ों को भी तनकीद का निशाना बनाते हुए उन्हें गलत करार दिया है। It's working out very nicely. They have no navy, they have no air force, they have no anti-aircraft equipment, they have no radar. ईरान के वजीर खारिजा अब्बास अराक्ची ने कहा है कि आबनाए हुर्मुज में अमेरिका का प्रोजेक्ट फ्रीडम दरअसल प्रोजेक्ट डेडलॉक के मुतरादिफ है। एक्स पर जारी बयान में ईरानी वजीर खारिजा का कहना था कि आबनाए हुर्मुज में पेश आने वाले वाकयात ने एक बार फिर वाज़ेह कर दिया है कि सियासी बहरान का कोई फौजी हल मुमकिन नहीं। उन्होंने मंगल की सुबह एक्स पर अपने बयान में कहा कि पाकिस्तान की संजीदा सिफारती कोशिशों के बाइस मुज़ाकरात में पेशरफ्त हो रही है। ताहम अमेरिका को चाहिए कि वो बदखाहों की जानिब से किसी नए दलदलनुमा तनाज़े में घसीटे जाने से होशियार रहे। अब्बास अराक्ची ने अपने इसी बयान में मुत्तहिदा अरब अमारात की इंतजामिया को भी मुखातिब करते हुए कहा कि UAE को भी इसी तरह मोहतात रहने की जरूरत है। एक्स पर जारी बयान के आखिर पर ईरानी वजीर खारिजा ने लिखा कि नाम निहाद प्रोजेक्ट फ्रीडम दर हकीकत प्रोजेक्ट डेडलॉक साबित हो रहा है। ईरान के सरकारी खबरसा इदारे इरना के मुताबिक वजीर खारिजा सैयद अब्बास अराक्ची मुख्तलिफ ममालिक के साथ सिफारती मुशावरत के सिलसिले में मंगल को बीजिंग का दौरा करेंगे।
इरना के मुताबिक इस दौरे के दौरान वजीर खारिजा दो तरफा ताल्लुकात और इलाकाई और बैनुल अक़वामी पेशरफ्त पर चीनी क़यादत के साथ तबादला ख्याल करेंगे। और इसी सिलसिले में इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर डिप्लोमेट जवाहिर सलीम। जवाहिर सलीम साहब, हम आपसे कुछ चीजें डीकोड कराना चाहते हैं। ईरान कहता है कि उसने फुजैरा को हिट नहीं किया बल्कि दो अमेरिकन शिप्स को हिट किया है, जबकि सेंटकॉम कहती है कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। आप इस सारी सूरत हाल को कैसे देख रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए आज सुबह ही मैंने कहा था कि ये जो जिस तरफ चीजें जा रही हैं, जब ये अमेरिकन ने अनाउंस किया अपना ये प्रोजेक्ट फ्रीडम जो है जी, तो उसमें मैंने ये कहा था कि वो दो तीन चीजें इससे हासिल करना चाहते हैं। एक तो जाहिर है क्योंकि वो उनको जो है ना इस चीज का जाहिर इदराक है कि जी वहां पे इस वक्त 2000 के करीब जो शिप्स हैं, टैंकर्स, बहरी जहाज, ज्यादातर कार्गो शिप्स हैं, वो इस वक्त स्ट्रैंडेड पड़े हैं, जिन्होंने जो नहीं गुजर पा रहे, और जाहिर है उसको इस वजह से वो सी ऑफ ओमान में या उसके ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस के आसपास, बल्कि उसके बड़े करीब ही ज्यादातर वो खड़े हैं। अब वहां उसमें कोई 20,000 के करीब अमला है उन 2000 जहाजों का, तो वो भी अमला भी जाहिर है 2 महीने से उन जहाजों में है, और वो उनकी भी हालत खासी नगुफ्तबे होगी इस वक्त। तो अमेरिकन ने कहा कि जी हम तो एक ह्यूमैनिटेरियन मिशन करते हैं इस वक्त, तो उसमें हम ये करेंगे कि ये शुरू करेंगे इनको यहाँ से सिर्फ एग्जिट, वन वे एग्जिट, और उसमें हम फिर एस्कॉर्ट करेंगे। अच्छा, अब ये उनके मुताबिक तो ह्यूमैनिटेरियन मिशन है, लेकिन साथ ही साथ देखें ये एक स्ट्रेटेजिक मिशन भी है, क्योंकि उससे क्या उनको हासिल क्या हो रहा है स्ट्रेटेजिकली स्पीकिंग। अगर ये उनका मिशन कामयाब होता है तो ईरान की वो जो लेवरेज है, जिसको मैं समझता हूँ कि किसी हद तक वो पहले भी न्यूट्रलाइज कर चुके हैं, ईरान का एक ब्लॉकेट करके, कोई जो ईरान ने ब्लॉक किया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस को, और वो बहुत बड़ी बहुत ही अहम लेवरेज है, बिकॉज से पूरी दुनिया इस वक्त देखें इक्तिसादी निज़ाम दरम भरम है, तेल की कीमतें कहाँ पहुँच गई हैं, गैस की कीमतें कहाँ पहुँच गई हैं, दुनिया की 20% गैस, 20% तेल वहाँ से आता है। फिर उसके बाद 1/3 जो दुनिया की फर्टिलाइजर्स हैं वो भी वहां से आती हैं। तो एक बड़ा फूड क्राइसिस जो है ना, एनर्जी क्राइसिस के अलावा, एक इक्तिसादी क्राइसिस के अलावा, वो भी जो है मुमकिन है इसके बाद, क्योंकि अभी अगर ये जो महीने होते हैं जब फसलों को फर्टिलाइजर चाहिए होती हैं उनको टाइमली नहीं मिलेंगी, तो फिर आगे एक जो है ना फूड क्राइसिस का सामना भी दुनिया को हो सकता है आने वाले महीनों में। तो इस सिचुएशन में जब अमेरिका ने ये कहा, और उनको थोड़ी सी तकवीत इस तरह से मिली थी कि कुछ दिन पहले देखें लंदन में IMO जो इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन है, उसका इजलास हुआ था। यूनाइटेड नेशंस की ही एजेंसी है, तो उसमें जो मेंबर कंट्रीज हैं यूनाइटेड नेशंस के, उन्होंने बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया था वहां पे ईरान को, और बल्कि मुल्कों ने उसमें जो लफ्ज यूज किए थे वो कंडेम के भी थे कि जी ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस जो ईरान ने बंद किए। तो मैं समझता हूँ कि अमेरिका को लगा कि इस वक्त एक ऐसा माहौल है कि जिसमें अगर वो इस तरह का करें जिसको वो ये जो उसमें ह्यूमैनिटेरियन एक एंगल आए, तो फिर स्ट्रेटेजिकली ईरान की उसके बाद जो है ना वो खासी ज्यादा एक तो लेवरेज न्यूट्रलाइज होगी अगर मिशन कामयाब हो गया। दूसरी बात ये थी कि मिलिटरीली भी मैं समझता हूँ, टेक्निकली भी वो ये टेस्ट करना, ये मैंने सुबह भी कहा था और अभी आपने देख भी लिया है, जो अभी हुआ है उसको भी हम उसको एनालाइज कर लेते हैं, कि वो टेस्ट करना चाह रहे हैं कि ईरान की कैपेसिटी और इंटेंट है क्या, एक्चुअली इतनी विल है कि अगर वो जो है उनकी जब नेवल वेसल्स आएंगे अमेरिका पे तो वो उन पे अटैक करेंगे, और कितनी कैपेसिटी है। तो अभी हुआ क्या है उसके बाद देखें, एक तो ये हुआ है कि जी ईरानियंस ने क्लेम किया है कि उन्होंने 2 मिसाइल्स जो है ना वो दागे हैं, और वो ईरानियन जो अमेरिकन डिस्ट्रॉयर को लगे हैं या फ्रिगेट को। तो लेकिन जो इंडिपेंडेंट अगर इतलात आप सारी देखें जो मैंने जब चेक की हैं, तो उस चीज़ की कॉन्फर्मेशन नहीं होती कि इस तरह हुआ है कि वो लगे हैं मिसाइल्स अमेरिकन जो है नेवल वेसल्स को। जो अभी तक आपको जो है इतलात जो हैं मीडिया की, जो इंडिपेंडेंट जो चैनल्स हैं उनसे, वो ये है कि ये उनका ऑपरेशन अमेरिकन का अंडरवे है इस वक्त, ये जो जिसको प्रोजेक्ट फ्रीडम का उन्होंने नाम दिया, और कुछ कार्गो शिप्स को लेके वो इस वक्त हैं वहां पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस में। तो एक सिचुएशन ये है। अब देखें दूसरी चीज मैंने वो भी आज ही सुबह मैंने कही थी, और पहले भी बल्कि मैं कहता रहा हूं कि देखें इस वक्त जिस तरह का स्टैंड ऑफ हो गया है, जिसमें कि मुज़ाकरात ठीक है बिलवास्ता तौर पे हो तो रहे हैं, और खुशाइंद है कि चले बात कहीं ना कहीं चल रही है, लेकिन साथ ही साथ जो इस तरह की सिचुएशन जहाँ होती है जहाँ पे फिर तातुल पैदा हो जाता है,
اس میں پھر بڑا مس کیلکولیشن کا خطرہ ہو جاتا ہے، اور وہ مس کیلکولیشن کہیں بھی ہو سکتی ہے۔ اب دیکھیں، کیونکہ وہ جب تعطل پیدا ہوا، ساتھ ہی ساتھ ابھی کل پرسوں میں نے اپنے کامنٹس میں یہ کہا تھا کہ دیکھیں وقت جو ہے نا وہ اس وقت سب سے پریشس کموڈٹی ہے، تو اس میں مسئلہ یہ ہوگا کہ ٹھیک ہے، دونوں سائڈس جو ہیں ایک دوسرے پہ میکسیمم پریشر ڈالنے کے لیے امریکن سائڈ سے انہوں نے بلاکیٹ کر دیا، وہ کہہ رہے ہیں ہم اس کو لمبا کھینچیں گے، لیکن ظاہر ہے کہ کسی سائڈ پہ کسی وقت ایرانین پیشنس جو ہے وہ بھی ختم ہو سکتا ہے، ان کا بھی صبر کا پیمانہ۔ دوسری طرف میں نے یہ بھی کہا تھا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں ان کا جو سٹائل آف ڈپلومسی ہے، یا سٹائل آف جو ان کا فارن پالیسی ایگزیکیوشن ہے اور جو ملٹری اسٹریٹجی ایگزیکیوشن ہے، وہ ایسا ہے کہ اس میں وہ چلیں کچھ حد تک وہ جو اپنے جو ایڈوائزرز ہیں ان کی بات مانتے رہتے ہیں، انکریمنٹل سٹیپس پہ چلتے ہیں، لیکن پھر اچانک وہ پیشنٹ اپنا جو ان کا بھی صبر کا پیمانہ جو ہے نا وہ پھر لبریز ہو جاتا ہے، تو پھر اچانک وہ ایک پیوٹ کر جاتے ہیں، کوئی ایک بولڈ ایکشن بھی لے لیتے ہوتے ہیں، اور وہی ہوا کہ آپ نے دیکھا کہ یہ ایک وہ اسی قسم کا بولڈ ایکشن ہے شاید جس کی طرف میں نے اشارہ کیا تھا۔ تو ابھی یہ جو بولڈ ایکشن ہے، دیکھیے اس کے ریپرکشنز جو ہیں وہ خطرناک بھی ہو سکتے ہیں، جو اگر تو کیونکہ دیکھیں ایرانیوں کو اگر یہ لگا کہ بالکل یہ جو ہے نا یہ انہوں نے جو ہمارا ایک جس کو وہ کنٹرول کہتے ہیں اپنا اسٹریٹ آف ہرمز پہ، اس کو امریکنز نے اس کو ڈائلیوٹ کر دیا ہے یا اس کو کمزور کر دیا ہے، تو پھر وہ کچھ نہ کچھ ریٹیلیشن تو کریں گے ظاہر ہے، اور اگر ریٹیلیشن ہوئی، لیٹ سے کہ اگر واقعی اس وقت امریکن جو کوئی نیول جو ہے نا ویسل بری طرح سے ہٹ ہو جاتا، تو ظاہر ہے کہ امریکہ کی طرف سے ریٹیلیشن تو ہونی تھی۔ پھر ساتھ ہی ساتھ دیکھیں ایرانی سائڈ سے یو اے میں کہا جا رہا ہے کہ 2 جگہ پہ انہوں نے ہٹ کیا ہے، ایک تو ٹینکر کو ہٹ کیا ہے اور دوسرا جو ہے وہ انہوں نے ان کی کچھ تنصیبات ہٹ کی ہیں ملک کے اندر، جو ہے جو وہ بھی ظاہر ہے کہ اسی سے منسلک ہیں، جو ہے انرجی سیکٹر سے ہی۔ اب دیکھیں تو پھر وہ بات تو پھر جو ہے نا ایک خطرناک سچویشن کی طرف جا سکتی ہے، اگر اس وقت دونوں سائڈ دونوں فریقین جو ہیں وہ بہت زیادہ جو ہے نا میں سمجھتا ہوں ایک اسٹریٹجک پیشنس کا مظاہرہ نہ کریں، تو مس کیلکولیشن تو پھر ہو سکتی ہے۔ اسی لیے میں سمجھتا تھا کہ اگر بات مذاکرات پہ آ جاتی، فیس ٹو فیس مذاکرات پہ، تو اس میں پھر اس چیز کا امکان زیادہ تھا کہ چلیں اب جو ہے نا، بیکاز آپ جب میز پہ بیٹھے ہوتے ہیں تو چیزیں ذرا تیزی سے موو کرتی ہیں نا، ایکسیلریٹڈ پیس پہ گفت و شنید ہوتی ہے، اور آپ نیگوشیٹ بھی ایک بالکل ڈفرینٹ پیس پہ کرتے ہیں۔ جب بالواسطہ مذاکرات ہو رہے ہوتے ہیں، ایک طرف سے ایک پروپوزل جا رہا ہے، اس کو دیکھ کے دوسری طرف سے ایک کاؤنٹر پروپوزل آ رہا ہے، اب وہ کیونکہ اپنی پوزیشن سے اس طرح بہت زیادہ ہٹتا کوئی نہیں ہے، تو پھر وہی پوزیشن بار بار ریپیٹ ہو رہی ہوتی ہیں آلموسٹ۔ ابھی بھی جو ایران کے 14 پوائنٹس جب وہ جو آئے ہیں، حالانکہ ابھی ہمیں یہ واضح نہیں ہے کہ کیا وہ واقعی 14 پوائنٹس ہیں، کیونکہ یہ تو تسنیم جو ان کی IRGC کی جو سمجھتے ہیں سمجھا جاتا ہے کہ IRGC سے لنکڈ ہے وہ ایک ایجنسی، ان کی طرف سے آیا ہے، لیکن اگر ہم اسیوم کریں کہ وہی 14 پوائنٹس ہیں جو کہ میڈیا میں آئے ہیں، تو پھر اس میں تو جو ہے نا کوئی نئی چیز بہت زیادہ تو نہیں ہے، وہی باتیں ہیں جو پہلے بھی ایران کی طرف سے جو چرائی تھیں۔ صحیح۔ تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت ہی اس وقت ایک جو ہے نا ٹینس سٹینڈ آف ہے، اور بہت ہی جو ہے نا ایک ایسا وقت ہے جو کرٹیکل پیریڈ ہے، جس میں کہ جو آنے والے دن ہیں اس میں پھر ایک دم ڈائریکشن متعین ہو سکتا ہے کہ یہ اب کانفلکٹ کس طرف جائے گا۔ صحیح۔ جواہر سلیم، وقت دینے کا شکریہ۔ انسانی حقوق کی تنظیموں نے ایران کی حکومت پر وسیع پیمانے پر کریک ڈاؤن، گرفتاریوں، تشدد اور سزائے موت کے الزامات عائد کیے ہیں۔ ہم نے قابل اعتماد ذرائع کی مدد سے ایسے افراد سے بات کی ہے جو ہر وقت اس خوف میں مبتلا ہیں کہ کل کیا ہوگا۔ دیکھیے فریگل کین کی رپورٹ عمر آفریدی کی زبانی۔ اس حقیقت کو کوئی نہیں جھٹلا سکتا کہ حکومت نہیں گری۔ اس کی بڑی بڑی نشانیاں ہر سو موجود ہیں۔ معمولاتی زندگی بظاہر لوٹ آئے ہیں، مگر اس نوجوان جوڑے کی طرح بہت سے دوسروں کے لیے امید کی جگہ مایوسی لے رہی ہے۔ یہاں ان کی گفتگو صداکاروں کی مدد سے پیش کی جا رہی ہے۔ تبدیلی آئے گی، وہ تو آ چکی ہے۔ تبدیلی پاسداران انقلاب کے ہاتھ آ گئی ہے۔ ملک میں خرابی ہی خرابی ہے۔ شروع میں نہیں چاہتی تھی کہ جنگ ہو، پھر جب انہوں نے بڑے لیڈرز کو مارنا شروع کیا تو میں ہر ایک کی موت پر بے انتہا خوش ہوتی۔
مگر مسئلہ یہ ہے کہ ان کے بہت سے لوگ اب بھی زندہ ہیں. میں جو چاہتی تھی ویسا نہیں ہوا، پہلے سے زیادہ خراب ہو گیا ہے. اسلامی جمہوریہ ہمارا مقدر بن گئی ہے. ان کے جنگ جیتنے پر مجھے بہت مایوسی ہوئی ہے. اسلامی جمہوریہ کو میں اپنا دشمن سمجھتی ہوں. حکومت اپنے دشمنوں کو نشانہ بنا رہی ہے. جنگ شروع ہونے کے بعد سے 21 سیاسی مخالفین کو تختہ دار پر لٹکایا جا چکا ہے، جیسے 18 سالہ امیر حسین خاتمی، بابک علی پور، پویا خبادی اور امیر علی میر جعفری. یہ جنوری میں گرفتار کیے گئے مظاہرین میں سے ایک تھے. سوزن ان لوگوں کی وکیل ہیں. انہیں مزید خرابی کا اندیشہ ہے. جنگ سے پہلے صرف احتجاجی لیڈروں، آتش زنوں اور مسلح لوگوں سے سخت برتاؤ کیا جاتا تھا، مگر جنگ کے دوران اس سختی میں بے انتہا اضافہ ہوا. میں چاہتی ہوں کہ جنگ ختم ہو، لیکن یہ ڈر بھی ہے کہ اگر جنگ ختم ہوئی تو حکومت اس جنگ کا غصہ قیدیوں پر نکالے گی. ہمارے پاس وقت تھوڑا ہے، اس لیے میں مستقبل کا نہیں سوچتی. جنگ کے خاتمے سے متعلق امریکی تذبذب کے مقابلے میں فتح کا جشن حکومت کی خود اعتمادی کا اظہار ہے. انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ آرمن اپنے آئندہ کے بارے میں خوفزدہ ہیں، کیونکہ حکومت میں ان سب کو سزا دینے کی جرات بڑھ گئی ہے جنہیں وہ اپنا دشمن سمجھتی ہے. مستقبل کا سوچ کر میری نیند اڑ جاتی ہے اور اس غیر یقینی سے مجھ پر وحشتناک گھبراہٹ طری ہو جاتی ہے. پہلے تو ہم پر سیاسی نوعیت کا الزام لگ سکتا تھا، مگر اس حالت جنگ میں اگر ہم جنگ کے بارے میں رپورٹ کریں تو ہم پر جاسوسی کا الزام لگ سکتا ہے. پہلے ہم سمجھنے کی کوشش کرتے تھے کہ کتنے لوگوں کا نقصان ہوا ہے یا احتجاج کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں، لیکن اب بات الگ ہے. اب ہماری ساری توجہ خود کو اور اپنے گھر والوں کو محفوظ رکھنے پر ہے. یہ اس بات کی ایک یاد دہانی کہ خطرہ کس قدر حقیقی ہے. حکومت مخالف احتجاج کے دوران ہلاک ہونے والے ایک نوجوان کی تعزیتی تقریب. ایسے میں جبکہ دنیا سوچ رہی ہے کہ جنگ کے خاتمے کے لیے مذاکرات دوبارہ شروع ہوں گے کہ نہیں، حکومت لوگوں کی زندگی اور موت کی مالک بنی ہوئی ہے. لبنان کی وزارت صحت کے مطابق سوموار کے روز جنوبی لبنان پر اسرائیلی حملوں کے نتیجے میں کم از کم 17 افراد ہلاک ہوئے، جو جنگ بندی کے آغاز کے 2 ہفتے سے زائد عرصے کے بعد کے سب سے خون ریز دنوں میں شمار ہوتے ہیں. وزارت کے مطابق جمعرات سے اب تک ہلاک ہونے والوں کی مجموعی تعداد 110 ہو چکی ہے. اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ ان کی جانب سے لبنان میں شدت پسند تنظیم حزب اللہ کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. لبنانی حکام کی جانب سے جاری کردہ ہلاکتوں کے اعداد و شمار میں شہریوں اور جنگجوؤں میں فرق نہیں کیا گیا. تاہم وزارت صحت نے تصدیق کی ہے کہ ہلاک ہونے والوں میں 2 بچے بھی شامل تھے، جبکہ 14 زخمی بھی بچے ہی ہیں. تاہم اسرائیل کا کہنا ہے کہ اسی عرصے میں اس کے 17 فوجی بھی ہلاک ہوئے ہیں اور اس نے حزب اللہ پر سینکڑوں راکٹ اور ڈرون حملے کرنے کا الزام بھی عائد کیا ہے. دوسری جانب حزب اللہ نے بھی متعدد حملوں کی ذمہ داری قبول کی ہے، جن میں جنوبی لبنان میں اسرائیلی سرحد کے قریب واقع ناکورا میں اسرائیلی فوجیوں پر ڈرون حملے اور ملک کے جنوب مشرقی علاقے کنتارا میں فوجی اہداف پر راکٹ داغے جانا بھی شامل ہے. تنظیم کی جانب سے اسے جوابی کارروائی قرار دیا گیا ہے. اسرائیلی فوج کی جانب سے منگل کی صبح اعلان کیا گیا کہ لبنان کے 2 جنوبی قصبوں کے رہائشی اپنے گھر خالی کر کے محفوظ مقامات کی جانب منتقل ہو جائیں. IDF کا اپنے بیان میں کہنا ہے کہ وہ حزب اللہ کی جانب سے جنگ بندی معاہدے کی مبینہ خلاف ورزیوں کے خلاف سخت کارروائی پر مجبور ہے. اسرائیلی فوج نے حزب اللہ پر جنوبی لبنان میں اپنی افواج پر مارٹر گولوں سے 2 حملے کرنے کا الزام عائد کیا ہے. تاہم تاحال حزب اللہ کی جانب سے اس حوالے سے کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے. چین کے سرکاری میڈیا کے مطابق صوبہ ہونان میں آتش بازی کا سامان بنانے والے ایک کارخانے میں ہونے والے زوردار دھماکے کے نتیجے میں کم از کم 21 افراد ہلاک اور 61 زخمی ہو گئے ہیں. یہ دھماکہ سوموار کے روز مقامی وقت کے مطابق شام 4:40 پر شہر لیویانگ میں قائم ہوا شنگ فائر ورکس فیکٹری میں پیش آیا، جس کے بعد ریسکیو حکام نے کارخانے کے 3 کلومیٹر کے دائرے میں موجود تمام افراد کو محفوظ مقام پر منتقل کر دیا ہے. حکام کے مطابق سرچ اور ریسکیو آپریشنز اور زخمیوں کو طبی امداد فراہم کرنے کے لیے تقریباً 500 اہلکار تعینات کیے گئے ہیں، جبکہ عمارت کے اندر پھنسے افراد کو تلاش کرنے کے لیے روبوٹس کی مدد بھی لی گئی ہے. چینی سرکاری
सरकारी मीडिया का कहना है कि धमाके की वजूहात जानने के लिए पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी हैं और आतिशबाजी का सामान बनाने वाली कंपनी के जिम्मेदार अफराद के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। हुकाम ने बताया कि फैक्ट्री के अहाते में मौजूद 2 बारूद के गोदाम रेस्क्यू कार्रवाइयों के दौरान शदीद खतरे का बाइस बने रहे। रेस्क्यू टीमों ने 3 किलोमीटर के दायरे में इनखला के अलावा इलाके को नम रखने जैसे हिफाजती इकदाम भी किए ताकि रेस्क्यू के दौरान किसी और हादसे से बचा जा सके। सरकारी टीवी चैनल CCTV के एक रिपोर्टर ने जाए वकूए से बराह रास्त रिपोर्टिंग के दौरान बताया कि धमाका इस कदर शदीद था कि फैक्ट्री के करीब वाक़े एक रिहायशी इमारत की खिड़कियों के शीशे भी टूट गए। चीन के सदर शी जिनपिंग ने हिदायत की है कि लापता अफराद की तलाश और जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी इमदाद पहुंचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाए, जबकि वाक़े की मुकम्मल तहकीकात करके जिम्मेदारों का तयन भी किया जाए। पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा के जिला चार सद्दा में हुकाम के मुताबिक नामालूम अफराद ने फायरिंग करके मजहबी रहनुमा और जमीयत उलमा इस्लाम फे के सूबाई सरपरस्त मौलाना मोहम्मद इदरीस को कत्ल कर दिया है, जबकि उनकी सिक्योरिटी पर मामूर 2 पुलिस एहलकार भी जख्मी हो गए हैं। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने एक बयान में कहा है कि इब्तिदाई तहकीकात के मुताबिक ये एक मुनज़्ज़म टारगेट किलिंग का वाक़या है। उनका कहना है कि पुलिस ने सेफ सिटी कैमरों की मदद से हमला आवरों की शनाख्त के हवाले से पेशरफ्त की है और मुल्ज़िमान की तस्वीर हासिल की गई हैं, जिनकी तलाश के लिए छापे मारे जा रहे हैं। इस वाक़े पर जमीयत उलमा इस्लाम फे की जानिब से 4 सदा में 3 रोज़ा शोक का ऐलान किया गया और इंतजामिया को 3 दिन का वक्त दिया गया कि मौलाना के कातिलों को फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए। तंजीम के मुताबिक 3 दिन के बाद मुशावरत से आइंदा के लाहे अमल का ऐलान किया जाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने इस वाक़े का नोटिस लिया है और रिपोर्ट भी तलब की है। न मालूम कि उलमाए किराम को क्यों टारगेट किया जाता है। हम तो मुल्क के रियासत के खैरख्वाह हैं, हम तो इस मुल्क के जख्मी होने पर अफसुर्दा होते हैं। भारत की मगरबी बंगाल असेंबली इंतखाबात के नताइज के रुझानात के साथ ही रियासत भर में सियासी फजा में नुमाया तब्दीली देखी गई है, जहां कोलकाता समेत मुख्तलिफ इलाकों में जय श्री राम के नारे गूंजने लगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी यानी BJP ने 294 में से 206 नशिस्तें हासिल करके वाज़े अक्सरियत हासिल कर ली है, जबकि TMC महज 81 नशिस्तों तक महदूद रह गई और वज़ीर आला ममता बनर्जी को अपनी नशिस्त पर भी शिकस्त का सामना करना पड़ा। माहिरीन के मुताबिक इस तब्दीली की बड़ी वजूहात में हुकूमत मुखालिफ रुझान, वोटर लिस्ट में रद्दोबदल के असरात और इंतखाबी मुहिम में शिनाख्ती और फिरका वाराना बयानिए का किरदार शामिल था। तज्ज़ियाकारों का कहना है कि ये नताइज न सिर्फ मगरबी बंगाल बल्कि भारत की मजमूई सियासी सिमत के लिए भी अहम है, जिससे BJP और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की पोजीशन मजीद मजबूत हुई है, जबकि केरला और तमिलनाडु समेत दीगर रियासतों में अपोजिशन हुकूमतों की शिकस्त ने भी सियासी तवाज़न को तब्दील कर दिया है। पहले जुगल प्रोहत से ये जानते हैं कि इंतखाबी नताइज क्या रहे। इंडिया के 2026 के सबसे बड़े रीजनल इलेक्शंस के आउटकम्स अब हमारे सामने हैं। बीजेपी के लिए अनप्रेसिडेंटेड गेन्स नज़र आ रहे हैं, चाहे वो वेस्ट बंगाल में हो या फिर असम में हो या फिर इवन केरलम में हो, जो साउथ इंडिया का एक स्टेट है जहां इससे पहले बीजेपी का इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं देखा गया। अब भी वहां पर ट्रेंड्स ज़रूर चल रहे हैं जो रिजल्ट्स में तब्दील हो रहे हैं, लेकिन बीजेपी के गेन्स अनप्रेसिडेंटेड हैं वहां पर भी। अगर हम ऑपोजिशन की बात करें तो उनके लिए आज का दिन अच्छा नहीं था। 2 बड़ी ऑपोजिशन पार्टीज़ वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी की ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस और साउथ में यानी तमिलनाडु में DMK पार्टी, जो दोनों ही इंडिया अलायंस जो कि नरेंद्र मोदी की BJP और NDA के ऑपोजिशन में अलायंस बना था, उनके 2 बड़े पिलर्स थे, वो दोनों ही सरकार से बाहर जाते नज़र आ रहे हैं। फ़िलहाल पार्टियों के रिएक्शंस अब धीरे धीरे आ रहे हैं, जहां BJP
ऑब्वियसली काफ़ी खुश है इस आउटकम से। वहीं ऑपोजिशन स्टेट्स में ऑपोजिशन पार्टीज़ जहां हारी है वहां पर एक धीरे धीरे ये रियलाइजेशन आ रहा है लीडर्स में, पार्टी के कार्डर्स में, कि अब बदलाव हो चुका है। आप कह सकते हैं कि इनिशियल साइंस ऑफ डिनायल अब भी हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे मैंने कहा वो एक्नॉलेजमेंट बाहर आ रही है। अब हम बात करेंगे इस इलेक्शन के आउटकम में जो सरप्राइजिंग रिजल्ट सबसे रहा है उसकी, और एक सिग्निफिकेंट ट्रेंड की। दोनों ही डाउन साउथ को बिलोंग करते हैं। सरप्राइजिंग फैक्टर ये रहा है कि तमिलनाडु में एक ऐसी पार्टी जिसने 2 एस्टैब्लिश्ड द्रविडियन पार्टीज को डिस्प्लेस किया है, और सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर जो पार्टी उभरी है वो है टीवीके, जो एक तमिल सिनेमा के एक्टर विजय की पार्टी है। इसे किसी ने इस तरह के परफॉर्मेंस देने की एक्सपेक्टेशंस इसके बारे में किसी ने नहीं कही थी। दूसरा जो सिग्निफिकेंट ट्रेंड है वो है इंडिया के कम्युनिस्ट पार्टीज का। आखिरी जो उनका फोर्ट था, आखिरी जो गढ़ था इंडिया में, वो था डाउन साउथ केरलम स्टेट, जहां से लेफ्ट की सरकार अब निकलती नजर आ रही है, और कांग्रेस का एक अलायंस है यूडीएफ, वो वहां पर जीत की तरफ बढ़ता आगे नजर आ रहा है। इस चुनाव को ऑपोजिशन के लिए इस चुनाव का क्या मतलब है, और इंडिया की जो रूलिंग पार्टी है बीजेपी, उसके लिए ये चुनाव के आउटकम्स क्या मायने रखते हैं, ये सवाल हमने जाने माने इंडिया के इलेक्शन स्पेशलिस्ट, पहले रहे इलेक्शन स्पेशलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट योगेंद्र यादव से पूछा। उन्होंने इसका जवाब कुछ इस तरह से दिया। देखिए, लोकतंत्र में वोटर सरकार को चुनता है। अगर सरकार वोटर को चुनने लग जाए, केंद्र सरकार राज्यों के वोटर को चुनने लग जाए, फिर क्या होगा? और अगर इस नतीजे को विपक्ष के जो सारे नेता देख रहे होंगे, वो मन ही मन, आपको बोलेंगे नहीं टीवी के ऊपर, लेकिन मन ही मन सोच रहे होंगे, यार अगर ममता बनर्जी के साथ ऐसा हो सकता है तो हम किस खेत की मूली हैं। और बीजेपी जाहिर है इसको पेश करेगी एक तरह से अश्वमेध यज्ञ की तरह। मैं तो काफ़ी दिन से कह रहा हूँ कि बंगाल में चुनाव नहीं हो रहा, ये अश्वमेध यज्ञ हो रहा है। इन्होंने चक्रवर्ती बनना है, और उसमें विघ्न आ गया था, और चुनाव आयोग ने उस विघ्न को दूर कर दिया है। सामीन, इस इंतखाबात में अहम इशू क्या रहे और वोटर्स क्या कहते हैं, तफसील देखिए समीद ककरों की इस रिपोर्ट में। गुज़िश्ता करीब 50 साल से मगरबी बंगाल में ज़्यादातर एक तरफा इंतखाबात होते रहे हैं। दूसरे लफ्ज़ों में लेफ्ट हो या फिर टीएमसी, जिस भी पार्टी को जीत मिली उसे भारी अक्सरियत भी हासिल हुई। गुज़िश्ता 15 साल से रियासत में ममता बनर्जी ने इक़्तिदार संभाला हुआ है, एक ऐसी लीडर जिनको दिल्ली में राहुल गांधी के बाद भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा चैलेंजर समझा जाता है। अगर ममता बनर्जी ये इंतखाबात हारती हैं तो न सिर्फ ये उनके करियर की सबसे बड़ी हार होगी, बल्कि ऑपोजिशन इत्तेहादियों के दरमियान उनकी साख कमज़ोर हो जाएगी। तो सवाल ये है कि मगरबी बंगाल में इंतखाबात किन इशूज़ पर लड़े गए। रियासत में गरीबी, बेरोज़गारी, करप्शन और ख़वातीन की सेफ्टी अहम इशूज़ रहे हैं, और तारीखी तौर पर लेफ्ट की हुकूमतों पर ये इल्ज़ाम लगता रहा है कि उन्होंने लोगों की ज़िंदगी बेहतर करने के लिए कुछ नहीं किया। टीएमसी 15 साल बंगाल को बर्बाद किया है। इन लोगों की हमेशा नेगेटिव पॉलिसी रही है, जिसकी वजह से यहाँ कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। ये बंगाल का सौभाग्य है कि पहली बार क्या है, आज बंगाल में क्या डबल इंजन सरकार बनने जा रही है। सारे लोग उनके बच्चे हैं, वो टेक केयर करते हैं ऐसे। और सबसे बड़ा सबूत तो उन्होंने दे दिया ना, कि जैसे माँ अपने बच्चे के लिए हर हद पार कर सकते हैं, तो ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट जाकर वो सबूत दे दिया है। आगे भी कुछ भी होगा किसी के ऊपर, वो माँ बन के फिर से आएंगे, अपनी ममता की जो आंचल है ना फिर बिछा देंगे अपने बच्चों के लिए। बताया जाता है कि इस बार के इंतखाबात में लोग जिस तरह से इश्यूज पर डिवाइडेड थे, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इलेक्शन के दोनों मरहलों में कुल पोलिंग की शरह 92.4% रही। ये इंडिया की आज़ादी के बाद से मगरबी बंगाल में किसी भी इलेक्शन में अब तक की सबसे ज़्यादा पोलिंग है। कई मुबस्सिरीन इस गैर मामूली तौर पर ज़्यादा पोलिंग को वोटर लिस्टों के हालिया हुए SIR से जोड़ रहे हैं। उनका मौक़िफ़ है कि वोटर लिस्टों से 90 लाख से ज़्यादा नाम हटाए जाने की वजह से वोटर लिस्ट काफ़ी छोटी हो गई है, और ये ज़्यादा वोटिंग की वजह है। मशरक़े वस्ता में जारी जंग और आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश भारत में कई सनतों को बुरी तरह मुतासिर कर रही है, जिनमें शीशे की सनत भी शामिल है, जिससे लाखों अफराद का रोजगार वाबस्ता है। इस सनत का अहम मरकज उत्तर प्रदेश का शहर फिरोजाबाद है, जो अपनी शीशे की चूड़ियों के लिए दुनिया भर में मशहूर है। इंडिया का ग्लास सिटी के नाम से मशहूर शहर फिरोजाबाद मुल्क का 70% शीशा तैयार करता है, लेकिन यहाँ की भट्टियाँ चलाने के लिए गैस की ज़रूरत होती है, जो ज़्यादातर आबनाए हुर्मुज़ के रास्ते आती है। जब आमदोरफ्त रुक गई तो भारतीय हुकूमत को गैस की सप्लाई
20% कम करना इसकी वजह से पड़ेगा। हमारा 25% प्रोडक्शन कम हो गया है और जो हमारे हम तो इसी प्रयास में रहते हैं, किसी तरह चैन बनी रहे टूट जाती है। अब जो गैस मिल रही है वो मेरा कल तक प्रोडक्शन चलेगा, फिर 3-4 दिन काम रोकना पड़ेगा, ऐसे अगले फोर्टनाइटली रोकना पड़ेगा। अगर फैक्ट्रियां बंद हुई तो इस सनत में काम करने वाले 1.5 लाख से ज्यादा दिहाड़ीदार मजदूरों के रोजगार मुतासर होंगे। पहले मजदूरों को हफ्ते में कम से कम 6 दिन काम मिलता था, लेकिन अमेश बाबू जैसे मजदूर कहते हैं कि अब ये 4 या 5 दिन रह गया है। सर बहुत दिक्कत आ रही, घर में राशन पानी नहीं हो पाता है। जो पहले राशन पानी भर के खाते थे वो 3 टाइम खाते थे, 2 ही टाइम खा रहे हैं सर हम अब, और कुछ जानते नहीं कांच के अलावा हम। These micro, small and medium enterprises और MSMEs ये छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार इंडियन मैशत के लिए बहुत अहम है और मुल्क की GDP का 30% से ज़्यादा हिस्सा बनाते हैं। ये शोबा ज़राअत के बाद सबसे ज़्यादा लोगों को रोज़गार देता है। इंडियन हुकूमत का कहना है कि वो सनती तवानाई की ज़रूरत पूरी करने के लिए इक़दाम कर रही है, जबकि अहम शोबों को तरजीही बुनियादों पर सप्लाई दी जा रही है। ये फैक्ट्रियाँ जो जंग के असरात को बर्दाश्त करने की कोशिश कर रही हैं, जब तक ये तनाज़ा ख़त्म नहीं हो जाता, असल नुकसान मजदूरों को ही बर्दाश्त करना पड़ेगा। सन 2006 में इंडियन रियासत महाराष्ट्र के शहर मालीगांव में बम धमाकों के मुकदमे में बम्बई हाई कोर्ट ने 22 अप्रैल को चारों मुल्ज़मान को बरी कर दिया। इसके साथ ही अब इस मुकदमे में कोई भी ऐसा शख्स बाकी नहीं रहा जिस पर फर्द जुर्म आयद करके मुकदमा चलाया जा सके। मालीगांव के मुकीनों में इस बात का गहरा एहसास पाया जाता है कि उन्हें इंसाफ नहीं मिला। तकरीबन 20 साल बाद भी बहुत से सवालात अभी जवाब तलब हैं। इतनी बड़ी एजेंसियां अगर इस बम ब्लास्ट के तहकीक में, इसके सबूत ढूंढने में अगर वो कामयाब नहीं होती है तो इसका मतलब ये कि सारी एजेंसियां फेल हो रही है। हक वालों को हक नहीं मिलता है, बेहक वालों को हक मिल जाता है। गुनहगार को तो गुनाह मिलना है, उसको मिलना ही चाहिए सजा। जो बेगुनाह है उन लोग को सजा मिलती है। एक सरकार गई, 2 सरकार गई, आज 20 साल हो गया। 8 सितंबर 2006 के दिन महाराष्ट्र के मालेगांव में इसी हमीदिया मस्जिद और बड़ा कब्रिस्तान के इलाके में 4 जगह पर ब्लास्ट हुए थे, जहां पर 31 लोगों की मौत हुई और 300 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। ATS, CBI, NIA जैसी एजेंसीज ने इस मामले की जांच की, लेकिन लगभग 20 साल बाद जवाब कम और सवाल ही ज्यादा खड़े हुए हैं। मुशावरत चौक के करीब सलीम मेडिकल स्टोर चलाने वाले शफीक अंसारी ने इन धमाकों में अपने बेटे और भतीजे को खो दिया। तकरीबन 20 बरस बाद भी इनका खानदान इंसाफ का मुंतजर है। ये दहशतगर्द है। जो भी इसमें मुलव्विस हैं वो दहशतगर्द हैं। उसका मजहब से कोई ताल्लुक नहीं। हमें वादा किया गया था कि हमें इंसाफ मिलेगा, मगर 10 साल गुजर गए, 20 साल गुजर गए और आखिर में कहा गया कि सबूत नाकाफी हैं। अब हम कहाँ जाएं? धमाका तो हुआ था ना, तो किसी ने किया होगा। वो कौन थे? असल ना तो कौन आए? वो दवा खाने में लेके दूसरे लोग नहीं लेके चले गए थे। अकील अहमद और इनके बेटे उवैस भी इन धमाकों में जख्मी हुए थे। इस वक्त उवैस की उम्र सिर्फ 3 साल थी। अकील के मुताबिक जख्म तो बढ़ गए मगर दर्द बाकी रहा। 3-4 साल तक उसका इलाज ही चला। उसकी पढ़ाई के टाइम उसकी पढ़ाई पूरी सब खराब हो गई उसकी, मतलब बच्चा पढ़ नहीं पाया मेरा। अब गवर्नमेंट की भी कोई ऐसी हेल्प नहीं मिली। बस वही डिसीजन देखते हैं, हक वालों को हक नहीं मिलता है, बेहक वालों को हक मिल जाता है। गुनहगार को तो गुनाह मिलना है, उसको मिलना ही चाहिए सजा। जो बेगुनाह है उन लोग को सजा मिलती है। एक सरकार गई, 2 सरकार गई, आज 20 साल हो गया। मालेगांव धमाका केस में कई एजेंसियों ने तफ्तीश की और 2 अलग अलग चार्जशीट्स दाखिल की गई। इब्तिदा में ATS और CBI ने 9 मुस्लिम अफराद के खिलाफ चार्जशीट पेश की। बाद अज़ां 2013 में NIA ने 4 हिंदू अफराद के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। ताहम 2016 में बम्बई हाईकोर्ट ने पहले 9 मुल्जिमों को बरी कर दिया, यानी ट्रायल चलाने के लिए भी काफी शवाहिद मौजूद नहीं थे। ATS की अपील अभी ज़ेरे इल्तिवा है। फिर 22 अप्रैल 2026 को अदालत ने बाकी 4 मुल्जिमों को भी बरी कर दिया। दोनों चार्जशीट्स में मजमूई तौर पर 7 अफराद, जिनमें एक पाकिस्तानी शहरी भी शामिल है, मफरूर दिखाए गए, जिनका कोई सुराग नहीं मिला। तुम्ही 20-20 वर्ष आरोपी सापडू शकत नाही। 20 साल में ना मुल्जिम मिला, ना सबूत। इतना वक्त गुजर गया,
اگر ان بڑی ایجنسیوں کے افسران کو بجٹ، سہولت اور تنخواہیں دینے کے باوجود بھی وہ ثبوت نہ ڈھونڈ سکیں تو انصاف کہاں سے ملے گا؟ یہی سوال ہے. आणि आपल्याला पुरावा भेटतं नाही काय म्हणू आपण. حالیہ عدالتی فیصلہ تفتیشی اداروں کے کردار پر سوال اٹھاتا ہے. مالیگاؤں کے سماجی کارکن سبھاش پردیشی کا کہنا ہے या मंडळींना لوگ ٹوٹ گئے، 300 سے 400 افراد زخمی ہوئے اور اس کے بعد ہمیں بتایا جاتا ہے کہ کسی نے کچھ نہیں کیا. اگر ایسا ہے تو یا تو کوئی غیر مرئی قوت تھی یا لوگوں نے خود کو بم سے اڑا لیا. ہم اور کیا کہیں؟ اگر ملزمان بے گناہ قرار دیے گئے ہیں تو انہیں گرفتار ہی کیوں کیا گیا تھا، پہلے یا بعد میں؟ ان گرفتاریوں کے ذمہ داروں کا کیا ہوگا؟ اصل سوال یہی ہے. غلط تفتیش کرنے والوں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. जे चुकीचे होते. دھماکوں کے بعد متاثرہ خاندانوں کی مدد کے لیے کل جماعت تنظیم نامی ایک ادارہ قائم ہوا تھا. اس تنظیم کا ماننا ہے کہ ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل کی جانی چاہیے. مسلم لوگوں نے اگر بم نہیں پھوڑا ہے اور اگر ہندوؤں نے بم نہیں پھوڑا ہے تو پھر اس بم کو کس نے پھوڑا؟ اس بم کے پھوڑنے کا انجام کس نے دیا؟ ہمارے پاس ATS ہے، CBI ہے اور NIA. اتنی بڑی ایجنسیاں اگر اس بم بلاسٹ کے تحقیق میں، اس کے ثبوت ڈھونڈنے میں اگر وہ کامیاب نہیں ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ ساری ایجنسیاں فیل ہو رہی ہے. بمبئی ہائی کورٹ نے اپنے حکم نامے میں NIA کی جانب سے پیش کیے گئے شواہد پر بھی سوال اٹھائے ہیں. ہم نے NIA اور ان کے وکلا سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، تاہم کوئی جواب موصول نہیں ہوا. اور سامعین، اس کے ساتھ ہی آج کا سیربین بھی اپنے اختتام کو پہنچا. مجھے اور میری پوری ٹیم کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے، لیکن اجازت لینے سے قبل اب تک کی خاص خبریں. امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگسٹ نے کہا ہے کہ امریکہ لڑائی نہیں چاہتا، تاہم ایران کو معصوم ممالک اور ان کے سامان کی بین الاقوامی نقل و حرکت میں رکاوٹ ڈالنے کی اجازت نہیں دے سکتا. امریکی فوج کے چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف جنرل کین کے ہمراہ نیوز کانفرنس کرتے ہوئے پیٹ ہیگسٹ کا کہنا تھا کہ پروجیکٹ فریڈم آپریشن ایپک فیورو سے الگ ہے، جسے امریکہ نے 28 فروری کو جنگ کے آغاز پر شروع کیا تھا. ہیگسٹ کا کہنا ہے کہ پروجیکٹ فریڈم کا مشن بے ضرر تجارتی جہاز رانی کو ایرانی جارحیت سے بچانا اور یہ عارضی نوعیت کا مشن ہے. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ آبنائے ہرمز میں سمندری ٹریفک کو روکنا بین الاقوامی بھتہ خوری کی ایک شکل ہے اور یہ ناقابل قبول ہے. پیٹ ہیگسٹ نے یہ بھی کہا کہ پیر کو 2 امریکی تجارتی جہاز بحفاظت آبنائے ہرمز سے گزر چکے ہیں، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ راستہ صاف ہے اور ایران شرمندہ ہے.